नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर आरोप, कहा कश्मीरियों को सजा देने के लिए बन रही है नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी अब समान अधिकार होने का केंद्र सरकार का दावा सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि घाटी में लोगों की प्रतिक्रिया के डर से हर बार सरकार जिस आसानी से पूरी तरह बंदी लागू कर देती है वह बेहद तकलीफदेह है और निहायत ही संवेदनाहीन है। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान उस वक्त दिया जब अधिकारियों ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के फौरन बाद बुधवार रात को बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवाओं को छोड़कर बाकी मोबाइल टेलीफोन सेवाएं तथा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड को छोड़कर सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। महबूबा ने ट्वीट पर लिखा कि भारत सरकार का यह संदिग्ध दावा सफेद झूठ है। जम्मू कश्मीर के लोग भी अब समान अधिकार रखते हैं। सच यह है कि उनके जीवित या मृत होने संबंधी बुनियादी मानवाधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार घाटी में लोगों की प्रतिक्रिया के डर से हर बार जिस आसानी से कश्मीर में संचार नेटवर्क को ठप करने समेत पूरी तरह बंदी लागू कर देती है वह बेहद ही तकलीफदेह और निहायत ही संवेदनाहीन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान महापंचायत किसानों के मंच से राकेश टिकैत के सियासी तेवर, मोदी शाह योगी को बताया बाहरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसानों की इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। बड़ी संख्या में उभरे किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी से बाहरी करार दिया। उन्होंने कहा कि यूपी आए तीनों नेताओं का गुजरात और उत्तराखंड से नाता है। वहीं किसान महापंचायत में किसानों के मंच से बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। दोस्तों किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि हम धरना स्थल को वहां दिल्ली सीमा पर नहीं छोड़ेंगे, भले ही हमारा कब्रिस्तान वहां बना हो। जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन जब तक हम विजय नहीं हो जाते तब तक धरना स्थल से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि जब भारत सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी हम जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आजादी का संघर्ष भी 90 सालों तक चला, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह आंदोलन कब तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन इन हरियाणा, राज्य सरकार ने 2 हफ्ते और बढ़ाया लॉकडाउन, अब 20 सितंबर तक रहेगा लागू। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले 40,000 से कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कई जानकारों की ओर से तीसरी लहर की आहट की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में अभी भी कोरोना महामारी का संकट टला नहीं है। कोरोना महामारी के दैनिक मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में पहले से लागू लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया है। अब हरियाणा में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे 2 और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 20 सितंबर तक कोरोना लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में हफ्ते के 7 दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी जारी रहेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉकडाउन की सूचना को लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। हालांकि राज्य में रेस्टोरेंट, बार और क्लब को ढील दी गई है और अब यह रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। सरकार ने लॉकडाउन समय संबंधी पाबंदियों में थोड़ी राहत दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजशीर में कमजोर पड़ रहा है तालिबान, रेसिस्टेंट फोर्स का दावा, मारे गए 700 तालिबान लड़ाके। जी हां दोस्तों, तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उससे कई मुल्क के पूर्वोत्तर प्रांत पंजशीर में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां नॉर्दर्न अलायंस के बल तालिबान लड़ाकों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में ही है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पंजशीर के कई जिलों में 700 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से अधिक लड़ाकों को बंधक बना लिया गया है या उन्हें सरेंडर करवा लिया गया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट में रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि तालिबान को अन्य अफगान प्रांतों से सप्लाई हासिल करने में भी दिक्कतें आ रही है। रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि तालिबान के साथ लड़ाई में उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक ही हो रहा है और यह प्रांत पूरी तरह से उनके कब्जे में है।
वहीं दोस्तों अल जजीरा की रिपोर्ट में तालिबान सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पंजशीर में लड़ाई जारी है। तालिबान के लड़ाके प्रांतीय राजधानी बाजारक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सड़कों पर लैंडमाइन होने की वजह से आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने थामा तिरंगा। भारत के लिए सबसे सफल पैरा ओलंपिक अब तक का। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हो गया है। क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा भारतीय दल की ध्वजावाहक बनी। 19 साल की इस शूटर ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड सहित 2 मेडल जीते। अवनी ने SH1 कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी के अलावा सिंहराज ने टोक्यो में 2 मेडल जीते। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज और 50 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर जीता। वहीं दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के 11 एथलीट भाग ले रहे हैं। 24 अगस्त को उद्घाटन समारोह में 5 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। शॉटपुट टेकचंद ध्वजावाहक थे। उन्होंने हाई जंप पर मरियप्पन थंगावेलु की जगह ली। मरियप्पन हवाई यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे, जिसके बाद वह क्वारंटीन में चले गए थे और उनकी जगह पर टेकचंद को ध्वजवाहक बनाया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब भारत ने टोक्यो में अब 19 मेडल जीत लिए हैं और अब तक 53 साल में 11 और पैरा ओलंपिक्स में 12 मेडल आए थे। यानी कि इस ओलंपिक में भारत के कुल टोटल मेडलों से भी ज्यादा मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने के मामले में FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी की बुधवार को हुई मौत के बाद उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि बडगाम पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अलगाववादी नेता की लंबी बीमारी के बाद बुधवार की रात उनके हैदरपोरा स्थित निवास पर मौत हो गई थी। शव को नजदीकी मस्जिद के पास कब्रगाह में दफनाने से पहले राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे और पड़ोसी देश पाकिस्तान के झंडे में उनके शव को लपेटा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री को हुआ कोरोना। आइसोलेशन में रखे गए बॉलिंग और फील्डिंग कोच। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन में कैनिंगटन ओवल मैदान पर चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। रविवार को चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई। दरअसल दोस्तों हेड कोच रवि शास्त्री को कोरोना हो गया है। BCCI की मेडिकल टीम ने शास्त्री के अलावा बॉलिंग कोच B अरुण, फील्डिंग कोच R श्रीधरन, फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को आइसोलेशन में रखा हुआ है। इनका RT-PCR टेस्ट किया गया और सभी टीम होटल में रखा गया है सबको। इन्हें टीम इंडिया के साथ तब तक यात्रा की इजाजत नहीं होगी जब तक मेडिकल टीम पुष्टि नहीं कर देती। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बयान में कहा कि शनिवार शाम शास्त्री का लेटरल फ्लो टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर शास्त्री समेत सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों अरुण, श्रीधर और नितिन को आइसोलेट कर दिया गया। वहीं टीम इंडिया के बाकी सदस्यों के 2 लेटरल फ्लो टेस्ट किए गए, जिनमें सभी नेगेटिव निकले। एक टेस्ट पिछली रात और एक आज सुबह किया गया। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही खिलाड़ियों को चौथे टेस्ट के लिए चौथे दिन मैदान पर उतरने की मंजूरी दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजना कितना है सुरक्षित, एम्स निर्देशक ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, यह सवाल हर पेरेंट्स के मन में जरूर उठता है, क्योंकि दोस्तों देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। स्कूल खोलने के फैसले के बाद पेरेंट्स के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। कई पेरेंट्स स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ इस फैसले के खिलाफ भी हैं। इस संबंध में देश के दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों की चिंताओं को कम करने की कोशिश की और उनके मन में चल रहे सवालों के जवाब भी दिए। दोस्तों पहला सवाल तो यह था कि देश में अब भी कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं और कई राज्य स्कूल खोल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जिन जिलों में कोरोना के कम केस है और जहां संक्रमण दर भी कम है, वहां कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्कूलों को 50% उपस्थिति के साथ या अलग अलग शिफ्ट में शुरू किया जा सकता है। स्कूल सैनिटाइजेशन का इंतजाम करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बुला सकते हैं। स्कूलों में बच्चों की निगरानी करनी पड़ेगी, यानी कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इसमें ज्यादा खतरा नहीं है, हालांकि पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। इसी चीज से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के ताजा हालात। भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,29,45,000 को पार कर गया है। दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,40,000 के पार है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो वह है केरला। केरला में हर रोज लगभग 30,000 के लगभग मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के सांसद आजम खान पर कार्रवाई से भड़के पूर्व राज्यपाल, सीएम योगी पर दिया विवादित बयान। जी हां दोस्तों, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने योगी सरकार की तुलना शैतान और खून पीने वाले दरिंदे से की। अजीज कुरैशी ने आजम खान पर कार्रवाई को इंसान और शैतान की लड़ाई करार दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के घर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामपुर के युवाओं को अजीज कुरैशी ने भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रामपुर के युवा आगे आएं और सख्त रास्ता रोकें। आजम खान पर हुई कार्यवाही जुल्म है, गजनवी, अब्दाली और दुर्रानी से भी ज्यादा जुल्म है। पूर्व राज्यपाल कुरैशी के अभद्र बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा उस पर कार्रवाई होगी। आजम खान के खिलाफ कार्यवाही कानून के अनुसार हो रही है। सरकार का पक्ष और पुलिस का पक्ष कोर्ट के सामने रखा गया है। किसी को सरकार से शिकायत है तो कोर्ट सरकार के ऊपर है। कोर्ट में अपनी बात जाकर रखें और गलत बयानबाजी करना बंद करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, कच्चा तेल हुआ सस्ता, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई थोड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, आम जनता के लिए राहत की खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। आईओसीएल के अनुसार अलग अलग शहरों में पेट्रोल 10 से 15 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता किया गया, जबकि डीजल 15 पैसे की कटौती डीजल में की गई। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल का भाव 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश भर के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के साथ साथ दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कई जगह झमाझम बारिश, 10 सितंबर तक लगातार बरसात के हैं आसार। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर 1 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिलशाद गार्डन और दिलशाद कॉलोनी में कुछ देर तक जमकर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जल भराव आ गया, साथ ही पानी की वजह से कई जगहों पर जाम भी लग गया। इस दौरान गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में रविवार सुबह की शुरुआत 86% आर्द्रता के साथ हुई थी। इस कारण अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया। दोपहर बाद कुछ इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव देखा गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आगामी 10 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए टीएमसी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, भवानीपुर से मैदान में होगी सीएम ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भवानीपुर सीट से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी। जंगीपुर से जाकिर हुसैन तो सकीरगंज से अमरुल इस्लाम के नाम तय किए गए हैं।
वोटिंग 30 सितंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और वही कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। आयोग द्वारा इस बार कोरोना से बचाव के लिए सावधानी के रूप में बहुत सख्त मापदंड अपनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अंपायर से पंगा लेकर बुरे फंसे केएल राहुल, आईसीसी ने अब दी बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की दूसरी पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे बड़ा विवाद हुआ। दरअसल केएल राहुल जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट किए गए तो उन्होंने इस फैसले से नाराजगी जताई, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने पर सजा झेलनी पड़ रही है। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल पर इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में चौथे टेस्ट के तीसरे दिन एम्पायर के फैसले पर असहमति दिखाने के लिए रविवार को मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया। यह घटना शनिवार को भारतीय पारी के 34वें ओवर में हुई, जब डीआरएस रिव्यू के बाद उन्हें जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट करार दिया गया। उन्होंने इस तरह आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन किया। राहुल ने 101 गेंदों में 46 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार कोई बीजेपी सांसद किसानों के समर्थन में। पीलीभीत से एमपी वरुण गांधी बोले, सभी किसान हमारे ही खून, उनके दर्द और नजरियों को समझने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं, वे हमारे अपने खून हैं, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है, उनके दर्द, उनके नजरिए को समझने की और जमीन पर पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। दोस्तों, वरुण गांधी पहले और इकलौते बीजेपी सांसद है जिन्होंने खुलकर किसानों का समर्थन किया है। इससे पहले भी वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए, जिससे पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, साल 2013 में वरुण गांधी भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। उस समय कोलकाता के परेड ग्राउंड में तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली थी। रैली का पूरा प्रबंधन वरुण ने ही किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के जनाधार के हिसाब से अच्छी रैली हुई थी, लेकिन वरुण ने अगले दिन अखबार वालों से कहा कि रैली नाकामयाब रही। यहीं से भाजपा और वरुण गांधी के रिश्ते में कड़वाहट की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी हो, वरुण गांधी एक ऐसे बीजेपी के इकलौते नेता है जो किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, अगस्त में टीकाकरण संख्या G7 राष्ट्रों की संयुक्त संख्या से अधिक। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अगस्त माह में भारत में सभी G7 देशों की तुलना में अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लोगों को दी गई है। एक ट्वीट में केंद्र के आधिकारिक हैंडल ने कहा कि देश ने अगस्त में 180 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक प्रशासित की है, संयुक्त रूप से 7 देशों के सभी समूहों से अधिक, जिसमें कनाडा, यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान शामिल है। दोस्तों, MyGov इंडिया द्वारा ट्वीट किए गए आंकड़ों के अनुसार कनाडा ने G7 देशों में क्रमशः 30 लाख खुराकें और जापान ने सबसे कम और उच्चतम रेंज में 40 मिलियन खुराकें दी है। लेकिन इन सारे देशों के मिलाकर भी भारत की अकेली के बराबर खुराकें नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन काल में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? जी हां दोस्तों, प्राचीन भारत में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? अगर जानते हैं आप उस नाम को तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।